नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ बाकिशा पांडे। आज शाम 5:30 बजे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच चर्चाएं ये हो रही है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ये सब कुछ पहले से ही स्क्रिप्टेड था। और स्क्रिप्ट किसने लिखी थी? आरएसएस ने। ये स्क्रिप्ट कैसे लिखी गई, कहाँ ये तय हुआ, किसने तय किया? पंकज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूरी कहानी बताएंगे देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के पीछे। अ, वागीशा, पर्दे के पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। जी। हम लोग ये गेस कर रहे थे कि एकनाथ शिंदे नाराज हैं, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं लेंगे, वो अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। फिर बाद में खबर आई कि गृह मंत्रालय के रूठे हुए हैं। लेकिन ये दरअसल सारी कहानी वेल स्क्रिप्टेड थी और वो जनता को बताने के लिए थी। हम्म। करीब 4 महीने पहले की बात है। जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, उसी वक्त एकनाथ शिंदे को और देवेंद्र फडणवीस को बता दिया गया था कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे। और उसमें 2 ऑप्शन दिए गए थे कि अगर महायुति चुनाव जीती, अगर बहुमत आया, तो इस बार भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, वो देवेंद्र फडणवीस होंगे। और अगर महायुति चुनाव हार गई, तो देवेंद्र फडणवीस राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे भारतीय जनता पार्टी के। जी। ये उसी वक्त बता दिया गया था देवेंद्र फडणवीस को भी। और ये किस परिप्रेक्ष्य में बताया गया था, बैकग्राउंड क्या था? ऐसे ही आरएसएस ने अपनी ओर से नहीं कहा था। दरअसल जब शिवसेना में टूट हुई और एकनाथ शिंदे जब इधर आए, तो बीजेपी के आला कमान ने ये डिसाइड किया कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना है। और उसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवेंद्र फडणवीस से ये वादा किया था कि अगली बार जब भी चुनाव हो और अगर हमारी सरकार आती है तो आप ही उसके मुखिया बनेंगे, और अगर हम हार भी जाते हैं तो फिर भी आपको सम्मान दिया जाएगा। सम्मान मतलब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद। तो वो नरेंद्र मोदी का वादा, और उसके बाद 4 महीने पहले आरएसएस द्वारा ये बता दिया जाना। अब आप बोलिएगा कि चुनाव के बाद ये सब क्या हो रहा था? होगा ना कि ये क्यों इस तरह की तस्वीर बनाई जा रही थी कि एकनाथ शिंदे नाराज हैं, उससे बीजेपी या महायुति को क्या फायदा है? बहुत सारे लोग ये सवाल करेंगे। देखिए, राजनीति में अगर आपके पास पूरी तरह बहुमत नहीं है और किसी तरह आपको सरकार बनाना है, तो आप जल्दी करते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक प्रचंड बहुमत हो और आपके पास कोई हड़बड़ी नहीं हो, तो आप सारे पत्ते अपने आराम से धीरे-धीरे खेलते हैं। यहां ये हुआ कि जैसे ही प्रचंड बहुमत आया महायुति का, तो एक मंथन जो कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच चल रहा था कि ठीक है, अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री तो बनेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एकनाथ का इमेज किस तरह डेंट हो। क्योंकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना तो तुरंत कह देती कि देखिए तुरंत सरेंडर कर गए, तो ये तो उद्धव बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना ही नहीं है। तो उन्होंने रणनीति बनाई आपस में कि हम ऐसा प्रोजेक्ट करेंगे कि जिससे एकनाथ शिंदे की इमेज भी बनी रहे, उनका एक स्वतंत्र अस्तित्व भी कायम रहे, और लोगों को ऐसा लगे कि नहीं, एकनाथ शिंदे ने बार्गेन किया है और लड़े हैं, अड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने, और ये अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं के लिए स्टैंड ले सकते हैं। जब पहली बार मुलाकात हुई थी अमित शाह और एकनाथ शिंदे की, तो करीब 40-45 मिनट तक अकेले एक बंद कमरे में बात हुई थी। सबसे पहले एकनाथ शिंदे को बुलाया गया दिल्ली में, और वहीं पे ये पूरा प्लान बना था कि कैसे क्या-क्या करना है। आप जाओगे, आप अपने गांव चले जाना सतारा। फिर बॉडी लैंग्वेज की बात थी, जब फोटोग्राफर वहां तस्वीर ले रहा था, तो उसमें बिल्कुल था कि देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह और अजित पवार हंसते रहेंगे, और जो एकनाथ शिंदे होंगे वो थोड़ा-सा दुखी और स्ट्रेस दिखाई देंगे, और उसी वक्त तस्वीर लेनी है, क्योंकि वो फोटोग्राफर तो वहां का था, मतलब गृह मंत्री का था। 4-5 लोगों की फोटो दिखाई दे रही है। हाँ, हाँ। तो ये सब पहले से डिसाइडेड था। पिक्चर तो असल वहीं शुरू हुई जब अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस बड़े खुश नजर आए और शिंदे का मुंह लटका हुआ था। वहीं से, क्योंकि वहीं पे सारी प्लानिंग ही हुई थी। उससे पहले तो साफ-साफ बोल ही दिया था कि नहीं, बन जाएंगे, हम मोदी जी का कहना मान लेंगे, और जैसा भारतीय आलाकमान। फिर जब दिल्ली गए ये और अमित शाह से बात हुई, तो वहां पे समझाया गया कि एकनाथ शिंदे जी, आप इतनी आसानी से मत मान जाओ। ऐसा मत बोल दो कि मोदी जी बोल दिए। आपको ये पोस्टरिंग करनी है कि आप टफ बार्गेन कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो।
और इससे क्या होगा कि शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाली है, उसे ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि ये बहुत कमजोर नेता है, ये बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया। तो देखिएगा कि सारा कुछ जो भी विवाद की खबरें थी, वो सब कुछ थी अमित शाह से जो दिल्ली में मुलाकात हुई थी, उसके बाद ही आनी शुरू हुई। और ये बिल्कुल मैंने उसी वक्त ये देखिए, हम डे वन से एक बात तो दर्शकों को बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे। बिल्कुल, हम पहले शुरू से दिन हम बोल रहे हैं। हाँ, पहले दिन बताया। और दूसरी ओर हमने ये भी बताया था कि कैसे एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के रिश्ते हैं 40 साल के। बिल्कुल, हमने तस्वीरों के माध्यम से भी बताया था। और देखिए, अच्छी तस्वीर थी, पुरानी 90s की तस्वीर। हाँ, और जी, ये सब कुछ बिल्कुल ऑर्केस्ट्रेटेड था। और बिल्कुल आरएसएस, देखिए लोकसभा चुनाव में आरएसएस उतनी अच्छी तरह से नहीं लगा था, इसके जो भी कारण हो, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में बहुत सक्रिय रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगा था। और वो बिल्कुल, इसलिए लगा था कि देवेंद्र फडणवीस उसके अपने आदमी हैं। अपने बिल्कुल, आदमी मतलब कि वो एकमात्र ऐसा नेता है जो कि पूरे गणवेश में दशहरा का जो वो अपना एनुअल डे मनाते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वहां पे ये मुख्यमंत्री रहने के बावजूद, पद मुख्यमंत्री से रहने के बावजूद अपने पूरे गणवेश में वहां पे मौजूद रहते हैं। जी, जी, जी। और कभी छुपाया नहीं अपने आरएसएस कनेक्शंस को लेके। पर ये बोलते हैं वो हमेशा तो बोलते रहते हैं, ये खुलकर बोलते हैं। ओवैसी को धमकाने वाला मुझे लगता है अब धमकाने वाले 2 ही नेता पैदा हुए हैं, फडणवीस और योगी। बिल्कुल। और नहीं, देखिए दोनों का बैकग्राउंड भी एक ही है, कोई मिलावट नहीं है आइडियोलॉजी में। दोनों हाँ, की अपनी अपनी चाहे जो भी आइडियोलॉजी हो, किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, लेकिन अभी वो हम बात आइडियोलॉजी स्पष्ट है। क्योंकि शपथ ग्रहण से पहले जहाँ बात हो रही है मोदी शाह की जोड़ी की बात हुआ करती थी, इतने समय से वहां अब योगी और फडणवीस की जोड़ी की इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि महाराष्ट्र में अगर जीत की हैट्रिक लगाई है तो इन्हीं दो जोड़ियों की वजह से कहीं ना कहीं इतनी सीटें बीजेपी को मिली है। तो हम ये कह सकते हैं कि शिंदे को सब कुछ पता था, सब कुछ प्लान्ड था, स्क्रिप्टेड था, अजीत पवार को सब कुछ पता था, अमित शाह को, प्रधानमंत्री मोदी को, आरएसएस को सबको पता था कि देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाना है। शिंदे इमेज खराब ना हो इसीलिए वो लगातार जनता के बीच आ रहे थे, कभी गांव वो चले गए, कभी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है सर बहुत कम शब्दों में कि शिंदे कहीं न कहीं अंदरूनी अंदर ही अंदर विलाप तो होगा उनके मन में, दुःख तो वो बहुत होंगे कि कुछ नहीं मिला ना, मुख्यमंत्री बना, ना गृह मंत्रालय मिला, ना वित्त मंत्रालय मिला। नहीं, नहीं, अगर दुखी तब होता है जब चुनाव के बाद सब कुछ हो। अगर चुनाव के 3-4 महीने पहले ही बता दिया जाए और सारा हुँ, कुछ टर्म्स कंडीशंस क्लियर है कि अगर हम जीतेंगे तो ये होगा, अगर हारेंगे तो ये होगा। हुँ, फिर आदमी माइंड मेकअप कर लेता है। और उसके हुँ, बाद जिस तरह प्रचंड बहुमत आई, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल आशा की किरण एक जगी होगी, कि हो सकता है किसी कारण मुझे भी बना दिया जाए। तो ये हुँ, नेताओं में महत्वाकांक्षा रहती है। आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली योगी और फडणवीस की। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? बटेंगे तो कटेंगे, हुँ, यही मुद्दा था। ये किसने दिया था? योगी जी ने। महाराष्ट्र की पूरी इलेक्शन की जो कमान थी वो कौन संभाल रहा था? फडणवीस। हुँ, तो ये दोनों का कंट्रीब्यूशन। दूसरी बात कि देश का सबसे बड़ा राज्य कौन? उत्तर प्रदेश। दूसरा बिल्कुल, सबसे बड़ा राज्य कौन? महाराष्ट्र। लोकसभा में। हाँ, तो जो सबसे बड़ा राज्य और उसके बाद का राज्य, दोनों के नेता आइडियोलॉजिकली किस तरफ से? बिल्कुल स्पष्ट। बिल्कुल, बहुत सारे लोग उसे कट्टर बोलेंगे, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि बिल्कुल जो भी आइडियोलॉजी है उसमें कोई मिलावट नहीं है, इम्प्योर नहीं है। जो भी आइडियोलॉजी आप अच्छा माने बुरा माने, जो है वो स्पष्ट है। दोनों की बिल्कुल बिल्कुल। आइडियोलॉजी स्पष्ट है। इस पर भी हम बात करेंगे सर, लेकिन फिलहाल हम 5:30 बजे तक का इंतजार करते हैं। आज शपथ ग्रहण कैसा होने वाला है? हमने बीते दिन ही आपको तैयारियां बताई, क्या-क्या तैयारियां हैं, क्या स्पेशल होगा आज। और आज 6 दिसंबर को छुट्टी भी रखी गई है महाराष्ट्र में बच्चों की। तो फिलहाल इस वीडियो पर आप कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।